सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी को स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए जंप करते हैं हमारे आज के लेक्चर में, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यूज़। देखो, जो भी आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रही हो तो आपको ये एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना मस्ट हैं। ठीक है, कंपलसरी हैं आपके लिए। तो जिनका कि थोड़ा सा एडवांस लेवल हो चुका है अपनी प्रिपरेशन में, वो क्या कर सकते हैं, वो इन क्वेश्चंस को देखो, अटेम्प्ट करो एंड स्किप कर करके वीडियो को देखो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जो बिगिनर्स हैं तो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्रॉम द क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 जो है वो देखो अच्छे से, क्योंकि इसमें मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपका काइंड ऑफ रिवीजन चलेगा। जितने भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स। इसलिए ही मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे यहाँ पे आप 10 MCQs करोगे तो 10 MCQs आपके 20-25 MCQs के बराबर रहेंगे। क्वेश्चन किसी भी एंगल से घूम फिर के आपको पेपरों में आ सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप है। अफोर्डेबल ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपको घर बैठे बैठाए कोचिंग मिलेगी एकदम बहुत ही लो प्राइजेस पे, जिसमें कि मैं इंग्लिश ग्रामर अभी करवा रहा हूँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके करवा रहा हूँ, और जो हिमाचल प्रदेश से स्टूडेंट्स हैं उनको मैं HP जीके का फुल कोर्स इसमें दे रहा हूँ अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जैसे आपको पता है हिमाचल में अभी शायद पटवारी का पेपर भी आएगा, ठीक है, वो भी आएगा, एलाइड सर्विसेज का भी आएगा, ठीक है, उसका भी है, चांसेस आर देयर, एंड जो भी पेपर आपके होने वाले हैं चाहे, ठीक है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So this is your question. Which of the following is a feature of the parliamentary form of government in India? भारत में संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है? आपने विशेषता बतानी है। तो पहला है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रेसिडेंशियल सुप्रीमेसी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फिक्स टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखो, मैंने लैंग्वेज दोनों में रखे हैं और आपको दोनों लैंग्वेजेस में ही मिलेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। तो आप क्या कर सकते हो, इजीली हिंदी वाले पढ़ो और इसका आंसर करो। ठीक है, आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हो और फिर आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पूछा इसने कि संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो पहली बात क्या है, देखो, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो आ जाती है उसमें आप, इसमें एग्जांपल जो है मैं आपको देना चाहता हूँ USA का। ठीक है, USA में है ये सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसमें आपको क्या है, सेंटर की जो पावर है और आप कह सकते हो जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग तरीके से काइंड ऑफ काम करती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग भी हैं, लेकिन जो मेन होल्ड होगा वो सेंटर का होगा, मेन पावर सेंटर की होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि USA में क्या है, आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है वो काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होती है इस तरीके से। दूसरा है प्रेसिडेंशियल सुप्रीमेसी। नहीं, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सुप्रीमेसी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हमारे देश में वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अंतर होता है नॉमिनल में, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है हमारा? रियल एग्जीक्यूटिव वो है हमारे PM नरेंद्र मोदी साहब। देखो, तो प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव है और नॉमिनल मतलब नॉमिनेशन का, तो असली पावर किसके पास है? PM के पास। तो प्रेसिडेंशियल सुप्रीमेसी तो बिल्कुल नहीं है। तीसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, दिस इज़ द राइट आंसर, यानी कि मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये सही उत्तर रहेगा। बाकी लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, फिक्स टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल नहीं हो सकता। कार्यपालिका का फिक्स टेन्योर कैसे हो सकता है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मेजॉरिटी इन लोकसभा पर। मेजॉरिटी इन लोकसभा, लोकसभा में किसकी जो है वो आप कह सकते हो मेजॉरिटी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? आपने इसका आंसर बताना है। मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 14, 32, 51A, 21A। बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन था ये। 51A आप सभी को पता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताता है। लेकिन ये ईजी क्वेश्चंस ही दोस्तों हमारे पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये वीडियो स्पेसिफिक मेरे आपके उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे SSC का आपका GD वगैरह के पेपर होते हैं, GD लेवल के जितने भी पेपर होते हैं, क्लैरिकल लेवल के पेपर होते हैं, आपके हिमाचल प्रदेश के पटवारी के जैसे, ठीक है, पुलिस के, JOAIT के, इस तरीके से जो पेपर हैं ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े एग्ज़ाम्स के लिए फॉर द CDS और
एफकेट और सीजीएल वगैरह, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें लेवल आपका बढ़ जाता है। मैं वो भी करवाता हूँ, लेकिन मैं पर्टिकुलर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, अपने बेसिक्स रिवाइज करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, जो बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, और बाकियों के लिए तो मैंडेटरी है देखना। तो 51A आर्टिकल जो है वो क्या बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताता है। आर्टिकल 14 क्या बताता है हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 क्या बताता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार करने हैं वो आर्टिकल 32 के अंदर पावर है। आर्टिकल 20A क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन, टू एजुकेशन। ये आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, यहाँ से डायरेक्टली पेपरों में जो वो सवाल पूछे जाते हैं पॉलिटी में, और यहीं से नंबर बनते हैं और नंबर कटते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो अभी तक, तो वीडियो के एंड में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तीसरा क्वेश्चन, आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम से ली गई है जुडिशियल रिव्यू, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड से। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू जो है वो लिया गया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जुडिशियल रिव्यू आखिरकार होता क्या है। रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ की दोबारा से उसको देखना, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जैसे कोई एक्ट हुआ, एक्ट से फिर क्या बनेगा, लॉ बनेगा। तो वो लॉ को क्या करेगा, हमारा जो कोर्ट्स हैं, यानी कि कोर्ट्स जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, वो इसको रिव्यू कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है इसको रिव्यू करने की। एंड इसको अगर उनको सही नहीं लगता है तो वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दे सकते हैं, असंवैधानिक भी बता सकते हैं। तो इसे जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वो यूएसए से लिया गया है। यूके से फिर क्या लिया गया है, आप बताओ जरा। यूके से क्या है, यूके से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड फ्रांस से क्या लिया गया है बताना जरा। बेसिकली जो हमारा रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिकनिज्म बोल सकते हो। और आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है जी, ये भी याद रखना। और एक बात और, जो जुडिशियल रिव्यू है, जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, ये क्या है हमारा बेसिक फीचर है, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा किस केस में बताया गया था, केशव नंदा भारती केस, भारती केस, ये बड़ा फेमस केस है। और इन केसेस में से क्वेश्चन जो है वो आपके पॉलिटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके, लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, कैसे, क्या पॉसिबल, किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन। आई होप ये तो पता चल गया होगा, महाभियोग के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस को थोड़ा सा हम अगर एनालाइज करें तो आई थिंक आर्टिकल इसका 61 है, एक बार चेक कर लेना, बट 61 आर्टिकल है शायद इसका, हाँ 61 होगा, 61 आर्टिकल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट से तो बिल्कुल नहीं हटाया जाता यार। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजोल्यूशन नहीं, बिल्कुल नहीं, मंत्री परिषद के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन नहीं, ये सब काम नहीं आते, सिर्फ इम्पीचमेंट ही एक ऐसा है जिसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को अपने पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ से कौन सा आपका इंडियन शेड्यूल जो है वो डील करता है। बड़ा इजी है, 10th शेड्यूल। और ये क्वेश्चन पेपरों में इतनी बार रिपीट होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। चाहे कोई सा भी पेपर दे के देख लो, पॉलिटी में ये क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। तो रट्टा मार लो चाहे ऐसे क्वेश्चंस को, आपको शेड्यूल्स आर्टिकल्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो 10th शेड्यूल आपका क्या बता देता है, आपको पता होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। सवाल उठता है कि सर व्हाट इज़ दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है कि जो हमारे आप कार्यकर्ता जो होते हैं, पार्टी के एमपीज एमएलएज, जब वो पार्टी दल बदल लेते हैं ना, कि किसी ने उनको ज़्यादा पैसे दे दिए
तो दल बदल लिया। तो पहले ऐसी बड़ी समस्या चल रही थी और अभी भी ऑब्वियसली चलती है, लेकिन उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये लॉ जो है वो बनाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे नाम रखा गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और आप सवाल उठता है कि कौन सी अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बहुत बार पेपरों में ये सवाल आता है, कब हुई थी ये? 1985 में हुई थी। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, उसके द्वारा ये प्रोविज़न लाया गया था। ठीक है, अगर जो भी डिफेक्शन यानी कि ऐसा करते हुए पाया गया तो उसको क्या करा जाएगा? उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर, यानी कि वो फिर एज अ मेंबर जो है वो हमारे पार्लियामेंट में नहीं बैठ पाएगा, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है बेसिकली। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया। बाकी सेकंड शेड्यूल जो है वो क्या बताता है? ठीक है, सेकंड शेड्यूल जो बताता है वो बताता है हमारी सैलरीज एंड अलाउंसेस वगैरह के बारे में, सैलरीज एंड अलाउंसेस। ठीक है, 9th शेड्यूल क्या बताता है? लैंड रिफॉर्म्स। क्या बताता है? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स इसके द्वारा ऐड करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 5th शेड्यूल हमारा क्या बताता है? ये बताता है शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये 5th शेड्यूल बताता है, इतना हमें पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट प्रपाउंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी मैंने इसके बारे में बताया। तो ये था हमारा केशवनंदा भारती केस। इसमें बोला गया था बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल बेसिकली जो आपका मूल संरचना सिद्धांत के बारे में बताया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बताया गया था। कब हुआ था ये केस? ये हुआ था 1973 में, केशवनंदा भारती केस। ठीक है, और इसमें क्या बात बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारा पार्लियामेंट जो है वो जो मूल संरचना है संविधान की, उसको बदल नहीं सकता, ये बोला गया था इस केस में। तो तब ये डॉक्ट्रिन आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। गोलकनाथ केस के बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो बेसिकली इसमें भी पार्लियामेंट की पावर के बारे में बात हुई थी। और ये इसमें मुख्यतः जो इसमें मुख्यतः जो बात हुई थी वो हुई थी आपकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना। फिर इसके बाद मिनर्वा मिल केस, इसमें भी जो बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा और मजबूत करने की बात करी गई थी, सेम बात हुई थी। एंड जो SR बोमई केस है, इसमें जो है वो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात हुई है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात हुई थी, उसका मिसयूज़ वगैरह। ठीक है, यानी कि किस तरीके से जब राष्ट्रपति शासन होता है तो उसमें मिसयूज़ होता है पावर्स का, उसके बारे में बात हुई थी। तो थोड़ा सा केसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप इतना समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू इक्वालिटी हमें पता है, राइट टू प्रॉपर्टी, यस मिल गया आंसर, दिस इज द आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी जो वो पहले हुआ करता था फंडामेंटल राइट, लेकिन इसको हटा दिया गया। ठीक है, कब हटाया गया? इसको हटाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44वीं जो अमेंडमेंट एक्ट हुई 1978 में, उसमें इसको हटा दिया। और किस में इसको रख दिया गया? 300A में, आर्टिकल 300A में, एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, बाकी तो राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ही हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? DPSP के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, DPSP आपको पता है ना, राज्यों के जो नीति के निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं, बेसिकली पॉलिसीज़ वगैरह इसे बताई जाती है, जिसमें लोगों की वेलफेयर की बात करी जाती है। ठीक है, और डेमोक्रेसी की बात करी जाती है, ये सब बातें होती हैं। ठीक है, तो पहला है दे आर जस्टिसेबल, नहीं गलत है, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। पहले सवाल यहीं से ही आने पेपर में शुरू हो सकते, तो हो सकता है पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाए अगली बार कि दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, तो नहीं, दे आर नॉन जस्टिसेबल। DPSP नॉन जस्टिसेबल है, न्यायिक दृष्टि से बाध्यकारी नहीं है, ये याद रखना, नहीं होते ये। ठीक है, दे प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल, यस
यस, मैंने अभी बताया ना कि वेलफेयर डेमोक्रेसी, तो वो लोगों का इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं, लोगों को वेलफेयर को बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये डीपीएस भी हैं। ठीक है, दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, नहीं, नॉट लीगली एनफोर्सेबल। आप इनको जोर जबरदस्ती फोर्सेबल नहीं कर सकते हो अदालतों द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, तो ये भी याद रखना है, नॉन जस्टिशिएबल एंड नॉन लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स के पार्ट नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं। ओके, याद रखना है, फंडामेंटल से अलग हैं। तो सही उत्तर क्या है, ये वाला सही उत्तर रहेगा। आई होप आपको डीपीएसपी के बारे में पता चला। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो डीपीएसपीज हैं ये आपके आप कह सकते हो कौन से आर्टिकल से बेसिकली आपके स्टार्ट होते हैं डीपीएसपी और कहाँ तक जाते हैं, बताना ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द टर्म सेकुलर वॉज एडिड टू द प्रियम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, बताओ जरा कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था सेकुलर को, जो धर्मनिरपेक्ष हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बड़ा ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है 42 जो है, इसको बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें इतने सारे संविधान में चेंजेस हुए थे कि इसको अपने आप में ही एक छोटा संविधान बोल दिया जाता है। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, तो ये सही उत्तर इसका रहेगा। इसके अलावा और भी ऐड हुए थे, एक तो हुआ था आपका सेकुलर, एक हुआ था सोशलिस्ट, एक हुआ था इंटीग्रिटी। ठीक है, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, दीज वर द 3 words दैट वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 42nd अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, 44th तो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, 44th क्या बताता है। ठीक है, इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको एबोलिश किया गया था, एबोलिश करके इसको 300A में रखा गया था। ठीक है, फिर 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके बारे में भी आई थिंक मैंने आपको बता दिया, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसके द्वारा लेके आया गया था, ये भी पता होना चाहिए। 61st अमेंडमेंट एक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें जो वोट देने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 करी गई थी। पता नहीं कितने सारे पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ये क्वेश्चन करने में। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू द last question of the day, okay, which article gives the power to parliament to form new states or alter boundaries, यानी कि नए राज्य बनाने हैं, सीमा में बदलाव लाना है, तो कौन सा आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट को। तो बताओ जरा कौन सा आर्टिकल देता है। तो आर्टिकल 3 जो है वो पावर देता है, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आप स्टेट्स के नाम अगर आपको बदलना है, उसकी बाउंड्री को आपको बदलना है, ठीक है, उसको आप एक नया स्टेट बनाना है, ठीक है, नया स्टेट बनाना है, तो आपको आर्टिकल 3 की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पावर देता है। ओके, और आर्टिकल 2 बेसिकली क्या बताता है, पावर टू पार्लियामेंट फॉर न्यू स्टेट्स और अल्टर बाउंड्रीज। हाँ ठीक है, एडमिशन नेम और बाउंड्री तो इससे बदल सकते हो अगर नया डील्स विद एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हाँ सॉरी, आर्टिकल 2 जो होता है बेसिकली ये न्यू स्टेट्स के बारे में ये बताता है कि अगर कोई नई स्टेट आपको यूनियन में शामिल करनी है उसके बारे में बताता है ये। ठीक है, और इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, आर्टिकल 5 क्या बताता है हमारे पास, सिटीजनशिप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, सिटीजनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे 10 MCQs पॉलिटी से रिलेटेड, राइट। आई होप आपको पसंद आए होंगे ये MCQs। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो आप लेक्चर को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, नया चैनल आप सभी की सपोर्ट से ही ग्रो होगा। एंड आई विल प्रॉमिस यू दैट हमेशा आप एक अच्छा कंटेंट ही आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कि ऐसा कुछ भी आपको मैं बता दूँ, नहीं। ठीक है, और आप मेरे कोर्सेज अवेल करना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में, एक बार आप पता करो कॉन्टैक्ट करके, आपको फिर आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, डेमो क्लासेस अगर आपको अच्छा लगे तब आप
पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड, ऐसा कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो बाकी की जो आपको MCQs अब मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ चलाई है, रिवीजन सीरीज़, ठीक है। इसका वीडियोस मैं पिछले कल परसों डाल चुका हूँ। वो वीडियो लंबा था, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने चीज़ें समझाई हैं जियोग्राफी और हिस्ट्री में। ये पॉलिटी का था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रैंडम लेक्चर्स मिलते रहेंगे MCQs के ऊपर, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में।